डॉक्टर एन ऑफ लॉ यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपको खुशामदीद। इस मुख्तसर सी वीडियो के ज़रिए फैमिली अपील अंडर सेक्शन 14 ऑफ द फैमिली कोड एक्ट 1964 के तहत हम डिस्कस करने जा रहे हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि फैमिली अपील किस तरह से अदालत में दाखिल की जाती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा कि बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों की रहनुमाई और आपके लिए सदका जारिया हो सके। फैमिली अपील दाखिल करने की वजूहात सबसे पहले मैं आपके साथ क्लियर करता चलूं कि ट्रायल कोर्ट में जब हम एक फैमिली कोर्ट में केस दाखिल करते हैं, फैमिली केस या फैमिली सूट, जिसमें सूट फॉर मेंटेनेंस होता है, गार्डियन एंड वार्ड्स का केस होता है, या फिर रिकवरी का होता है, या डाउरी आर्टिकल, या खुला, या डाइवोर्स, या इस तरह के जो भी फैमिली कोर्ट के फैमिली अदालत के केसेस होते हैं, अगर अदालत की जानिब से हम मुतमईन नहीं होते तो फिर हम अदालत, ऊपर वाली अदालत में जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, उसमें हम फिर अपील दाखिल करते हैं, जो कि फिर ट्रायल कोर्ट के जजमेंट एंड डिक्री को चैलेंज करते हैं कि उसको सेट असाइड किया जाए। तो इस मुख्तसर सी वीडियो के ज़रिए हम फैमिली अपील को समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से और कौन सी अदालत में दाखिल की जाती है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इन दी कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एट कराची सेंट्रल, ये कराची सेंट्रल अदालत का एक मुकदमा है, फैमिली अपील है, जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसका टाइटल इस तरह से बनेगा कि इन दी कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एट कराची सेंट्रल। ये कराची सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की अदालत का एक मुकदमा है। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रिहाइश पजीर हैं वहाँ पर आपकी अदालत में आप केस दाखिल करेंगे, चाहे आप कराची साउथ, सेंट्रल, लारकाना डिस्ट्रिक्ट, सखर डिस्ट्रिक्ट या कराची डिस्ट्रिक्ट के अलावा आप अगर लाहौर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप केस करना चाहते हैं, पेशावर, केपी, बलूचिस्तान या किसी भी पाकिस्तान के शहर में, तो आप अपने मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट अदालत में केस दाखिल करेंगे। फैमिली अपील जो आप नीचे अदालत की जानिब से आपके खिलाफ अगर फैसला सुनाया गया है, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आप अगर प्लेंटिफ हैं या डिफेंडेंट है, तो दोनों सूरतों में अगर आप मुतासर हुए हैं ट्रायल कोर्ट के फैसले से जो कि फैमिली अदालत की जानिब से सुनाया गया है, तो उसके खिलाफ आप फैमिली अपील दाखिल कर सकते हैं। 2023 ये फ्रेश मुकदमा है, फ्रेश अपील है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मिस्टर। अब इसमें आप देख सकते हैं प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने इसको कवर किया हुआ है। और अपीलेंट वर्सेस में आप देख सकते हैं कि जो रेस्पोंडेंट हैं उसकी प्राइवेसी को भी मैंने प्राइवेसी को मद्देनजर रख कवर किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसमें दो रेस्पोंडेंट्स हैं। रेस्पोंडेंट नंबर 1 जो कि प्लेंटिफ थे ट्रायल कोर्ट में जिन्होंने केस दाखिल किया, उसके बाद सेकंड रेस्पोंडेंट फर्स्ट फैमिली जज कराची सेंट्रल के फर्स्ट फैमिली जज जिन्होंने फैसला सुनाया था। उसके बाद अपील अंडर सेक्शन 14 ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट 1964, फैमिली कोर्ट की अदालत के 1964 के कानून के तहत 14 नंबर सेक्शन के तहत अपील दाखिल की जा रही है। ये फ्रेश अपील है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बढ़ते आगे और मुकदमे की जो मेरिट्स हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बीइंग एग्रीव्ड एंड डिससेटिस्फाइड विद द इम्पंज जजमेंट एंड डिक्री डेटेड 23/1/2020, ये 2020 का एक ट्रायल कोर्ट का मुकदमा जिसमें जजमेंट एंड डिक्री अनाउंस हुई थी, पास्ड बाय रेस्पोंडेंट नंबर 2 मतलब फर्स्ट फैमिली जज सेंट्रल कराची इन फैमिली सूट नंबर whereby allowed the said family suit in favor of the respondent number 1. Hence, this appeal preferred on behalf of the appellant on the consideration of following facts and grounds. नीचे बयान किए गए हकायक और ग्राउंड के बुनियाद पर यह अपील दाखिल की जा रही है रेस्पोंडेंट नंबर 1 के खिलाफ, जो कि रेस्पोंडेंट नंबर 2 की जानिब से फैसला दिया गया। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जजमेंट इम्पंज्ड ऑर्डर डेटेड 23/1/2020 इज एनेक्स्ड एज एनेक्स्चर ए। आप देख सकते हैं कि जो मुकदमा ट्रायल अदालत की जानिब से, फैमिली कोर्ट की जानिब से जो मुकदमे का फैसला सुनाया गया था, इम्पंज्ड ऑर्डर, उसकी कॉपी सर्टिफाइड एनेक्स्चर ए लगाई हुई है। यहाँ पर आपको बताने की बात यही है कि आप इसमें सर्टिफाइड कॉपी लाजमी लगाएंगे, वरना फिर आपकी अपील सुनने के काबिल नहीं रहेगी या फिर आपको ऑब्जेक्शन लगाकर वापस कर दी जाएगी। फैक्ट्स आगे बढ़ते हैं और हकायक आप देख सकते हैं कि केस के मैंने बयान किए हुए हैं। आपके केस के जो हकायक होंगे वो मुख्तलिफ होंगे और आप अपने केस के हकायक के मुतालिक आप लिखेंगे अपील में।
अब यहाँ पर जो मैंने हकायक लिखे हुए हैं इनको थोड़ा बहुत क्लियर कर देता हूँ आपके समझने की खातिर। That brief facts of the case are that the above named appellant was married with the respondent number 1 on 8/4/2006 against the dower amount of rupees 25,000 which was paid by the defendant। के जो अपीलेंट हैं उनकी शादी हुई थी, उनका निकाह हुआ था रेस्पोंडेंट नंबर 1 के साथ 8/4/2006 में 25,000 हक मेहर के तहत, जो कि अदा किया गया था। देयर आफ्टर रुखसती टुक प्लेस and the marriage was duly consummated and 4 issues were born out of which 2 are doubtful। कि जिसमें 4 बच्चे पैदा हुए और 2 के ऊपर जो अपीलेंट हैं उनको शक है कि वो उनके बच्चे नहीं हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये डीएनए केस के मुतालिक भी आपको रैंडमाई फराहम करेगा कि आप अगर आप समझते हैं कि आपके बच्चे, कुछ बच्चे या कोई बच्चा जायज़ या नाजायज़ी का आपको खदशा है, तो इसके मुतालिक भी आपको यहाँ पर क्लियरेंस हो जाएगी। और मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये इस वीडियो के ज़रिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए कवर करने की कोशिश की है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ शेयर करने का मकसद आपको कानून की रहनुमाई फराहम करना, ना कि किसी की प्राइवेसी को ज़ाहिर करना। और यहाँ पर मेरे जो क्लाइंट हैं जिनका ये केस था, उनको ना तो मैंने कोई नाम वगैरह लिया है और हर लिहाज से मैंने इसको प्राइवेट रखने की कोशिश की है। बढ़ते हैं आगे। That after marriage both the spouses were started living together happily as well as they enjoyed their matrimonial life, but after some time the respondent number 1 started to show his true color of eyes and proved herself as bad character woman। के शादी के बाद जो शोहर और बीवी हंसी खुशी साथ में रहने लगे, जिसमें उन्होंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बखूबी अंजाम दिया, लेकिन कुछ अरसे के बाद जो रेस्पोंडेंट नंबर 1 है, बीवी है, उसने अपनी बदकिरदारी जाहिर करना शुरू की। That in the beginning of the marriage the appellant was not known about the ill relations of the respondent number 1 with other men, and she hid the same from the appellant whenever the appellant went outside, when she went to meet with other men and she made illicit relations with them। के शादी के कुछ ही अरसे के बाद रेस्पोंडेंट नंबर 1 अपने शोहर के बाहर, घर से बाहर जाने के बाद दूसरे मर्दों के साथ नाजायज ताल्लुकात रखना शुरू किए। That when the appellant came to know about this reality, he asked the respondent number 1 to not to do such types of act, as well as he also put restrictions upon the respondent number 1, but no any fruitful results comes out। Instead of understanding this matrimonial relations and Islamic injunctions, the respondent number 1 started making quarrel with the appellant and took the 2 children along with her at her parent house। के जब अपीलेंट को इस बात का पता चला कि वो नाजायज़ ताल्लुकात दूसरे मर्दों के साथ रखना शुरू कर रही है, तो उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई नतीजा मौसूल नहीं हुआ और ये बात बेनतीजा साबित हुई। उसके बाद कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी और इस्लामी हुक्म अहकामात के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारने के बजाय रेस्पोंडेंट नंबर 1 अब 2 बच्चों को साथ लेकर अपने वालिदैन के घर पर चली गई। Hence, the appellant above named preferred the instant appeal on the consideration of following grounds। तो नीचे बयान किए गए ग्राउंड्स के बुनियाद पर अपील दाखिल की जा रही है। अब ये आपने देखा कि केस के हकायक फैक्ट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब बढ़ते हैं ग्राउंड्स की जानिब, और ये एक बेहतरीन केस आपके लिए साबित होगा। आप इसको अगर कंप्लीट देखेंगे तो आपको बखूबी समझ में आ जाएगा कि आपने किस तरह से केस दाखिल ना सिर्फ करना है, बल्कि उसके जो रिजल्ट्स होने हैं वो भी मैं आपको ऑलरेडी इसी वीडियो में बता देता हूँ। ग्राउंड नंबर 1, that the impugned judgment and decree dated so and so passed by the respondent number 2 is capricious, arbitrary and contrary to law and facts, and the same are totally based upon surmises and conjectures। के ऊपर बयान किए ये जो फैसला दिया गया है ऊपर बयान किए गए केस में, ये बिल्कुल ही हकायक के बरखिलाफ, कानून के खिलाफ और हकायक को मद्देनजर रखते हुए नज़रअंदाज किया गया है। ग्राउंड नंबर 2, that there are only 2 children of the appellant. The appellant denied to take the maintenance of other 2 children
As such, due to illicit relations of the respondent number 1, the two children were born. Hence, the DNA is bound to conduct for proving the same. कि अपीलेंट को इस बात का शक है कि दो बच्चे उसके हैं और दो बच्चे उसके नहीं हैं, जिसके बुनियाद पर डीएनए के लिए बाकायदा एक ग्राउंड मौजूद है कि डीएनए करवाया जाए ताकि पता चले कि दो बच्चे हैं, जायज़ हैं या नहीं. Ground number 3, that it is pertinent to mention here that the elder son of the appellant, namely so and so, is in the custody of the appellant. The respondent number 2 misguided this honorable court and demanded ill maintenance of him, hence she is not able to get such relief. कि यहाँ पर यह बात बताने की है कि अपीलेंट के पास उसका बड़ा बेटा मौजूद है जिसको रेस्पोंडेंट नंबर 1 की जानिब से गलत बयानी के बुनियाद पर खर्चे का मुतालबा किया जा रहा है. Ground number 4, that the appellant don't want to hurt the dignity and honor of the respondent number 1. Due to such, he never made any bold language, but now the decree has been passed and the respondent number 2 allowed the maintenance of 2000 rupees to each minor with a 10% annual increment from the day of so and so to till, which comes total amounting to rupees so and so, which is a very huge amount, and the appellant is not in condition to pay the same. कि अपीलेंट को कोई भी अपने बीवी के किरदार पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाने का कोई भी तक नहीं है, लेकिन जो उसके हरकत और उसका किरदार है उसने ये सारे जो मामला है इसको मशकूक बना दिया है और अदालत की जानिब से 2000 रुपये के साथ 10% सालाना इंक्रीमेंट के बुनियाद पर जो कि टोटल अमाउंट बनता है वो अपीलेंट के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट है. वो इस हैसियत या कंडीशन या काबिलियत में नहीं कि अदा कर सके. Ground number 5, that it is pertinent to mention here that the appellant also filed affidavit of respondent number 2 along with his written statement which was executed at the time of divorce. As the respondent number 1 stated on oath that she will not claim any maintenance regarding the minors and for herself. यहाँ पर बताने की बात यह भी है कि रेस्पोंडेंट नंबर 2 मतलब अदालत में रेस्पोंडेंट नंबर 1 की जानिब से साबिका बीवी की जानिब से एक हलफनामा दिया गया था कि वो अगर तलाक हासिल करती है तो अपने बच्चों का कोई भी खर्चे का मुतालबा नहीं करेगी. सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द एफिडेविट इज अटैच्ड हियरविथ एंड मार्क्ड एज एनेक्सचर बी, मेमो ऑफ प्लेंट एंड WS एंड कॉपी ऑफ एग्जीक्यूशन नंबर सो एंड सो. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपके पास जैसे मैंने लगाया हुआ है कि जो एफिडेविट है उसके अलावा प्लेंट है और WS और एग्जीक्यूशन का मेमो, तो आप इसके साथ लाजमी लगाएंगे जिसमें ये आप साबित कर सकेंगे कि आपके जो अदालत का मुकदमा या जो प्लेंट या जो एग्जीक्यूशन वगैरह चल रही है वो किस नोयत की है. बढ़ते हैं ग्राउंड नंबर 6 की जानिब. That the impugned judgment is not acceptable as the same has been passed without even touching the merits of the case. कि जजमेंट नाकाबिल कबूल है जो कि हकायक और मेरिट के बरखिलाफ है. ग्राउंड नंबर 7, that the impugned judgment passed by the respondent number 2 in harsh manner so the same is not legal, valid and proper in any manner whatsoever and liable to be set aside. कि जो जजमेंट पास की गई है वो जल्दबाजी में पास की गई है और ये कोई भी माने नहीं रखती, जिसको ख़त्म करना लाजमन बनता है. ग्राउंड नंबर 8, that it is pertinent to mention here that the respondent number 1 has obtained the impugned judgment from the respondent number 2 by the way of misrepresentation and fraud, as the respondent number 1 had mentioned the extra children in the family suit and demanded their maintenance. यहाँ पर यह बात भी काबिल ज़िक्र है बताने की कि जजमेंट में जो रेस्पोंडेंट नंबर 2 ने अपने हकायक को नज़रअंदाज करते हुए एक खर्चे का मुतालबा या खर्चे का हुक्म दिया गया है वो हकायक के बरखिलाफ है. ग्राउंड नंबर 9, that the respondent number 2 has passed the impugned judgment without hearing the version of the appellant. के जो रेस्पोंडेंट नंबर 2 मतलब अदालत की जानिब से जो जजमेंट फैसला दिया गया है वो अपीलेंट को सुनने के बगैर ही दिया गया है. ग्राउंड नंबर 10, that it is well settled principle of law that the cases should be decided on merit rather than on technicalities. In this present case, the said principle has been overruled and the said appeal was decided being as ex parte and the
Appellant has failed to appear in the above matter to submit her version. Therefore, she may be given opportunity to represent her in the said appeal. कि ये जो अपील है इसमें प्रिंसिपल ऑफ लॉ, कानून के हकायक जो उसूल कानून के उसूल हैं उनको नज़रअंदाज किया गया है और अपीलेंट को सुने बगैर ही फैसला दिया गया है। ग्राउंड नंबर 11 दैट द इम्पंज जजमेंट इज कंट्रेरी टू लॉ एंड नॉट वारंटेड बाय फैक्ट्स ऑफ ऑन रिकॉर्ड कि ये जो जजमेंट है ये कानून के बरखिलाफ है और हकायक के मुनाफी है। ग्राउंड नंबर 12 that the impugned judgment has in fact caused miscarriage of justice and the same has not no legal base as valuable legal rights of the appellant have been denied and seriously jeopardized by the said impugned judgment and decree। ये जो फैसला जल्दबाजी में दिया गया है ये इंसाफ के बरखिलाफी है और इसमें अपीलेंट को नुकसान पहुंचाए ज़ाती तौर पर। Ground number 13 that the findings of the respondent number 2 are the outcome of sheer misreading of the relevant circumstance appraisal of record. Ground number 14 that there is no effectuous and speedy remedy available to the appellant except to invoke the jurisdiction of this honorable court by filing of this petition. अपीलेंट के पास और कोई भी रास्ता नहीं सवाए इस अदालत में अपील दाखिल करने के। That the respondent number 1 violated the principle of natural justice which is against the law and natural justice. The Constitution of Pakistan gives the guarantee to his citizens of safety of life and protection. कि रेस्पोंडेंट नंबर 1 की जानिब से अदालत जो कानून के बरखिलाफी फैसला दिया गया है वो इंसाफ के मुनाफी है और इसमें आईने पाकिस्तान के जो हुकूक फराम किए गए हैं अपने शहरियों को उनको भी नज़रअंदाज कर दिया गया है। Ground number 16 that the fundamental rights of the appellant have granted to him by the Constitution of Islamic Republic of Pakistan has been violated, infringed by the respondents। कि आईने पाकिस्तान की जानिब से फराम किए गए हुकूक का भी खिलाफ वर्जी की गई है। Ground number 17 that if the honorable court will not take into consideration acts then the appellant shall suffer irreparable loss and seriously be prejudiced। कि इस अदालत की जानिब से अगर जो रेस्पोंडेंट की जानिब से अमल किए गए उनको नज़र में सही तरीके से नहीं परखा जाता तो अपीलेंट का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ग्राउंड नंबर 18 that the appellant craves leaves to urge other grounds at the time of hearing of the appeal on the basis of evidence that has come on record। के अपीलेंट के जो मजीद ग्राउंड्स हैं वो अपील की सुनवाई के वक्त फराम किए जाएंगे जो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। ग्राउंड नंबर 19 दैट एनी अदर ग्राउंड शैल बी आर्ग्यूड एट द हियरिंग ऑफ द इंस्टेंट अपील विद काइंड परमिशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। के मजीद आर्ग्यूमेंट या ग्राउंड्स पेश किए जाएंगे अपील की सुनवाई के वक्त। अब आते हैं प्रेयर की जानिब से और इस प्रेयर के बुनियाद पर ही हमारे केस का फैसला होता है। अदालत में हमारे जो अगर केस का डिसीजन होता है वो इसी प्रेयर मतलब हमारी क्लेम जो इस्तदा होती है इसी के बुनियाद पर ही केस का फैसला या सुनवाई होती है। तो आपने अपनी जो प्रेयर है इसको बहुत ज़्यादा सोच समझकर और देखभाल के बाद ही लिखना है और आपने अपने जो वर्जन है उसको कम्प्लीटली बयान करना है। प्रेयर इट इज़ प्रेड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट में बी प्लीज टू पास ऑर्डर्स इज अंडर। अदालत से इस्तदा की जाती है कि नीचे बयान किए गए इस्तदा के बुनियाद पर ऑर्डर जारी करे। प्रेयर क्लॉज ए टू कॉल आर एंड पी ऑफ द फैमिली एग्जीक्यूशन नंबर सो एंड सो इन फैमिली सूट नंबर सो एंड सो फ्रॉम द रेस्पोंडेंट नंबर 2 फर्स्ट सिविल एंड फैमिली जज सेंट्रल कराची। फैमिली एग्जीक्यूशन और फैमिली सूट में जो मुकदमा चल रहा है उसका रिकॉर्ड और प्रोसीडिंग्स मंगवाई जाएं जो कि फर्स्ट फैमिली जज अदालत की जानिब से बयान किए गए या पेंडिंग में है। प्रेयर क्लॉज बी टू सेट असाइड द इम्पंज्ड ऑर्डर डेटेड सो एंड सो बाय द लर्न ट्रायल कोर्ट फर्स्ट सिविल एंड फैमिली जज सेंट्रल एट कराची। 23/1/2020 को जो अदालत की जानिब से फैसला सुनाया गया है इसको ख़त्म किया जाए। अब आते हैं मेन हमारे जो एक आप देख सकेंगे ये एक समथिंग न्यू है, एक नई चीज़ है जो कि इस अपील में फर्स्ट टाइम मांगी जाएगी। प्रेयर क्लॉज सी टू इशू डायरेक्शन ऑफ कंडक्टिंग द DNA ऑफ द माइनर्स नेमली सो एंड सो
As the appellant refused to pay the maintenance of the above both minors because he thinks that said minors are not the children of the appellant, के डीएनए के लिए डायरेक्शन दी जाए जो कि माइनर्स हैं जिनके नाम बयान किए गए हैं, ताकि इनका जो खर्चा मांगा गया है रेस्पोंडेंट की जानिब से वो बिल्कुल ही एक हकाइक के बरखिलाफ है। अगर डीएनए हो जाएगी तो उसके बाद पता चलेगा कि बच्चे आया वाकई अपीलेंट के हैं या नहीं है। तो इसमें आप देख सकेंगे कि डीएनए के लिए मैंने प्रेयर लिखी हुई है और ये अदालत में अभी मुकदमा पेंडिंग में है। मैं आपको बताता चलूं कि डीएनए के लिए डीऑक्सोराइब न्यूक्लिक एसिड जो एक जिससे पता चलता है कि आया वो बच्चे वाकई वालिद के हैं या नहीं है, इसके बुनियाद पर ही फैसला होता है कि उनकी जो जायज़ी या नाजायज़गी का भी पता चलता है, बल्कि इसके साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि आया जो औरत के ताल्लुकात थे अपने शोहर या दूसरों के साथ उसमें भी क्लियरेंस हो जाती है। बहरहाल तो मैं समझता हूँ कि अदालत में अगर आप डीएनए के लिए जा रहे हैं तो आपको डीएनए नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों का कोई भी कसूर नहीं है कि वो तो इस दुनिया में आ गए और एक मरतबा अगर डीएनए में वो नाजायज साबित हो गए तो फिर मुआशरा उनको कबूल नहीं करेगा और उन पर सारी उम्र के लिए तोहमत लगी रहेगी। बजाय इसके कि आप डीएनए के लिए जिद बजिद हों, आप अगर समझते हैं कि आपका जो बच्चा पैदा हुआ है वो आपका नहीं है तो आप उसको अपनी जो वाइफ है, बीवी है, आप उसको छोड़कर और या जो बच्चा है उसको आप ईदी सेंटर के हवाले कर दें, बजाय इसके कि आप बच्चे पर हमेशा के लिए एक दाग दबा लगा दें। अच्छा, इसके अलावा बढ़ते हैं आगे कि मैं आपको बताता चलूं कि डीएनए के लिए इस्लाम क्या कहता है। तो इस्लाम में डीएनए के लिए बताया गया है कि अगर बच्चे की पैदाइश होती है तो अगर बच्चे की पैदाइश हुई है तो उसी वक्त अगर आप समझते हैं कि बच्चे आपके नहीं हैं तो आप बच्चों की जायज़ी और नाजायज़गी का दावा कर सकते हैं। और इमाम अबू यूसुफ की जानिब से ये बयान किया गया है कि अगर आप समझते हैं कि आपका बच्चे पर शक है तो आप 40 दिन के अंदर अंदर आप अगर कोई भी कदम उठाना चाहें तो आप ले सकते हैं जिसमें बच्चे की जायज़गी और नाजायज़गी का, अदरवाइज 40 दिन गुजरने के बाद आप नहीं कर सकते। और इसके अलावा इंग्लिश कानून में जो अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 42 के तहत कि अगर आप समझते हैं कि आपकी जो एक मैरिज है, शादी है, वो एक एग्रीमेंट है जिसमें जो बच्चे होंगे उनको जायज़गी के लिए अपनाया जाएगा, निकाह करने का एक एग्रीमेंट मकसद है। द पर्पज ऑफ मैरिज इज टू लीगलाइज द चिल्ड्रन, के बच्चों को जायज़ करार दिया जाए और शादी का यही मकसद है। तो इस बुनियाद से अगर इंग्लिश लॉ के तहत देखा जाए तो आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में या फिर डिक्लेरेशन में आप बच्चों की जायज़गी या नाजायज़गी का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मज़ीद रहनुमाई चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं आपको पर्सनली गाइड कर सकूं, क्योंकि इसमें डीएनए के लिहाज से काफ़ी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छी इसमें स्टडी की है, रिसर्च की है। रिसर्च के बाद मुझे पता चला है कि डीएनए का क्या प्रोसीजर और तरीक़ेकार है। Prayer clause D to direct the respondent number 2 to consider the affidavit of the respondent number 1 which was submitted by the petitioner in his written statement in family suit number so and so, and as per such affidavit the execution may kindly be declared null and void immediately। डायरेक्शन दी जाए रेस्पोंडेंट नंबर 2 मतलब फर्स्ट इस फैमिली जज को कि जो एफिडेविट जमा करवाया गया था उसको मद्देनज़र रखते हुए एग्जीक्यूशन को रोकते हुए जो फैमिली एग्जीक्यूशन चल रही है इसको ख़त्म किया जाए। डी दैट द कॉस्ट ऑफ द अपील के खर्चा भी दिलवाया जाए। ये आप देख सकते हैं 16/3/2023, ये 16/3 मतलब कुछ 10-12 दिन पहले की एक अपील है जो कि मैंने फ्रेश फाइल की हुई है अपने क्लाइंट के बेहाफ पर। ये आप देख सकते हैं कि एफिडेविट जो कि हल्फिया बयान दिया गया है ये अदालत में इस तरह से होता है कि सेम इसका ड्राफ्ट होता है और एफिडेविट के बाद आप इसमें नीचे लिखते हैं कि ये जो केस या अपील या जो भी हो आपका दाखिल किया गया है ये बिल्कुल सही और दुरुस्त है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है इसके साथ सारी लगाई गई है ये अपील दाखिल की गई है बिल्कुल सही और दुरुस्त है। डेपोनेंट उसके बाद आइडेंटिफाइड बाय मी एडवोकेट 16, ये आप देख सकते हैं मेरा नाम लिखा हुआ है
और ये अपील मैंने बाकायदा दाखिल की हुई है अपने क्लाइंट के बिहाफ पर। अगर आपको कानून के मुतालिक या केसेस या किसी भी लिहाज से कोई भी कानूनी रहनुमाई चाहिए या मदद चाहिए हो, आप परेशान हैं कि आपको किस तरह से अदालत में आना चाहिए या क्या करना चाहिए, तो आप मुझसे पर्सनली रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। पूरे पाकिस्तान से लोग मुझसे रब्ते में रहते हैं जिनको मैं बाकायदा गाइड करता रहता हूँ। आप मेरी ऑफिस विजिट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या ईमेल एड्रेस आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और आखिर में आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करें और कानून पर खुद भी अमल करें, दूसरों को भी ताकीद करें। जो भी कानूनी मामलात हों उनको कानूनी मामलात के हद तक हल करने की कोशिश करें अदालतों के ज़रिए, और बजाय आप पर्सनल किसी के साथ लड़ाई करें, आप कानूनी रहनुमाई या कानूनी जंग के साथ अपने हकूक़ हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।